फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि झारखंड पीजीटी का टाइम कुछ एक्सटेंड किया गया है, तो इसी कारण से अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम को यूटिलाइज करने का। मानसरोवर भाग 1 की मैं 4 कहानियाँ अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5वीं कहानी है बड़े भाई साहब, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। और इस कहानी में मात्र 2 पात्र हैं, एक है लेखक और एक है उनके बड़े भैया। तो बड़े भैया 5 साल बड़े हैं लेकिन 3 ही क्लास ऊंचे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो लेखक है वो उनके क्लास में पहुंच जाते हैं और बड़े भाई साहब फेल होते होते वहीं पे रह जाते हैं। तो यह कहानी बहुत ही रोचक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस कहानी के बीच से कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उम्र याद रखिएगा, इन लोग 5 साल का डिफरेंस है। जो लेखक हैं वो मात्र 9 साल के हैं और उनके बड़े भैया हैं वो 14 साल के हैं। तो 5 साल का डिफरेंस दोनों में हुआ। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली को कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमानत में थे, मैं 5वीं में। देखिए, वो 9वीं क्लास में था, 5वीं में। उम्र का डिफरेंस कितना है? 5 साल का। और क्लास का डिफरेंस कितना है? मात्र 3 साल का। 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 4 साल का। फिर उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। फिर क्या होता है? मेरी जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गेरा नथु के रख सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर सबक भी नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते
हो तो जो या तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूँ। और उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो 3 3 साल पर पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगाते लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरी बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा का बादल फट जाते थे और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले के नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना 6 बजे, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा का वह हल्की हल्की झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की वह दांव घात, वाली वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब का नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनकी साहें से भागता, उनकी आंखें से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और घुड़कियों खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। फिर क्या होता है? सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उन्हें दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब को वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, अपना अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से हेकड़ी जताने का कसाहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी
सहसत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारा क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यो ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ा उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसी पर उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने जो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल पर तुम मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो और इंग्लिस्तान की इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं। आठ आठ हेनरी को गुजरे हैं। कौन से कांड किस हेनरी का समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें के जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हाँ, हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों तो विलियम। कोडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम 3 यम 4 यम 5 यम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़कियां अच्छा रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों में पढ़ने से क्या फायदा। इन रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब कुराफत याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए और उसके नाम को रोइए। कोई नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी जीवन का संयम आ जाता है।
दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसको कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ, या तो समय की किफ़ायत नहीं। बोल रहा है कि 4 पन्ने समय का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताना है और उसी को 4 पन्ने लिखना है। तो ये उसका बड़े भाई बोल रहे हैं, तो समय का किफ़ायत है, इसको इसको तो हम उतना देर लिखेंगे तो समय का बर्बादी हुआ ना। फिर क्या होता है, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कर दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे, फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अगर वो संक्षेप में नहीं बोलते तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, वो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने या उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने के बाद या तिरस्कार हो रहा है, तब फेल हो जाने के बाद तो शायद प्राण ही ले लिए हो जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा या ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अ, अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणोत्तंक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के लिए मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। कितना? मात्र 1 दर्जे का अंतर रह गया। पहले कितना था? स्टार्टिंग में फिर से फेल हुआ, फिर से फेल हो गया, तो अब कितना बच गया? मात्र 1 दर्जे का। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं तो उनके बराबर हो जाऊं। मतलब उनके भाई लेखक के मन में और खराब सी भावना आने लगी कि अब तो हम अपने भाई के बराबर पहुंच जाएंगे। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर या शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नम्र पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी
बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत बढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब को अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकुए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकुए लूटने बथासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने की को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है। ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हें इसकी भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वें दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चीयों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मजिस्ट्रेट और या सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमानत वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिन में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जे नीचे हूँ और अब मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमानत में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझे? किताबें पढ़ने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमानत में से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया की हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बात चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को ताड़ देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को ताड़ ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्द पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है,
तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। पैसे पैसे का मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। हम आप अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं। और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1,000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। मतलब बोल रहा है कि जैसे एज होने के बाद उन लोग के पास ज़्यादा तजुर्बा रहता है। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एमए के टीचर है वो अब उसका सारा खर्च का देखभाल कौन करती है? उसकी बूढ़ी माँ करती है। फिर क्या होता है? हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान या जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बहरा नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, फिर वो थप्पड़ दिखाता है, थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरा तम में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाएं उड़ान को मना नहीं करता। मेरा जी भी तो ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौरा चला आता था। भाई साहब लंबे ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा होटल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। और इस तरह यह कहानी का अंत होता है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एज जो हमारे बड़े बड़े जो होते हैं उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। और इस कहानी को आप लोग सुनकर कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही मैंने सभी कहानियाँ इससे पहले की अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा और अभी बड़े भाई साहब 5 कहानी अपलोड कर दी हैं। और धीरे धीरे मैं इसकी सारी कहानी अपलोड करूँगी। और झारखंड पीजीटी में टोटल कहानियाँ पढ़ना है, तो अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में बीच से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व करने में बहुत आसानी पड़ेगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।